हाँ हाँ, सबको कर दो। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस जूम सेशन में आप सभी का मैं नितिन पाटिल स्वागत करता हूं। आज की जो जूम मीटिंग है वो पूरी तरह एजुकेशन पर्पस है, जहां पे आपको खाली एजुकेशन मतलब क्रिप्टो और उससे रिलेटेड सारी चीजों का हम क्या करेंगे, नॉलेज लेते जाएंगे। हमने वही तय किया है कि एवरी वेंसडे हम इस सेशन टेक्निकल सेशंस मतलब सीखने वाले एजुकेशनल सेशंस लेते जाएंगे। और आज जो हमें इसके बारे में सिखाने वाले हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं एक्चुअली में। क्योंकि ये बंदा एज में मुझसे भी कम है, लेकिन नॉलेज में मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर है। बहुत बड़ा नॉलेज उनके पास है। और आप सब लोग उनको जानते हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल से भी अपनी सारी कम्युनिटी को गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उनसे आज टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी इनके बारे में सीखने का आज मौका मिल रहा है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इनको इनवाइट करता हूँ, वन एंड ओनली शहजाद शेख को। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। क्या बोलूँ सर, आप मेरे से सीनियर हो, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और मेरी खुद की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ एक और मास्टर क्लास के अंदर। आपने हेडिंग में पढ़ लिया होगा कि इस सेशन को जो वेंसडे का होता है, जो मैं और नितिन सर मिलके उसको आगे बढ़ाने वाले एजुकेशन सेशन को, उसको हमने मास्टर क्लास का नाम दिया है। मास्टर क्लास का नाम देने का रीज़न है कि हमने डिसाइड किया था कि हमारी कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए हम बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का क्रिप्टो एजुकेशन देने वाले हैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जो मेरे और जितने भी ब्लॉकरा के, जितने भी पैनोरामा के यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाएगा। आज का भी सेशन उस मास्टर क्लास का एक हिस्सा होने वाला है। एक वीक पहले वेंसडे के दिन ही नितिन सर ने जो क्लास ली थी, वो उसका पहला सेशन था, मास्टर क्लास 1 थी वो। और वहां पे उन्होंने बेसिक्स के बारे में बताया कि कितनी सारी चीजों के बारे में हम आगे सीखने वाले हैं। और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या वेब 3 वर्ल्ड के अंदर ऐसी कितनी सारी चीजें होती है जो आपको जाननी जरूरी है। उस तरह से ये भी एक बेसिक लेवल का होगा। एवरी वेंसडे इसका लेवल जो इंक्रीज होता जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये पीपीटी रेडी की है, ये देख के शायद आपको ऐसा लगेगा नहीं कि क्रिप्टो जो है वो इतना मुश्किल टॉपिक है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने ये चीज जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो सीखने के लिए घंटों इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग की है। और घंटों मैंने इस चीज को सीखने में दिया है। तो हो सके तो अगर आपके पास कोई नोट पेन डायरी वगैरह हो, तो आप अपने टाइम को वैल्यू देते हुए उस चीज को नोट डाउन करो। और साथ में जुड़े रहकर एक फोकस के साथ, एक जबरदस्त फोकस के साथ क्रिप्टो एजुकेशन का आप मजा लो। मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च की है और उस रिसर्च को सिंप्लीफाई करते 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 मैंने और मेरी टीम ने ये पीपीटी आपके लिए रेडी की है, जो बहुत ही सिंपली आपको बेसिक और उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पे शो करेगी। तो मैं आगे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। मेरे कोहोस्ट प्लीज मुझे बता दे कि मेरी स्क्रीन शेयर हुई है या नहीं। जी बिल्कुल हुई है। आप कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू सर। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली वो हम 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। 3 टॉपिक जो है वो रहेंगे, क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एक नॉर्मल इंसान, अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हो, हम मान लेते हैं कि आप में से सब है वो पहली बार ये सेशन देख रहे हो, तो वो एक क्रिप्टो करेंसी जो जानने पहली बार आया होता है, उसके दिमाग में क्या सवाल होता है और उसका क्या एक सिंपल जवाब उसे दे सकते हो और आप उस चीज को आगे समझोगे। दूसरी चीज, हम
टोकन और कॉइन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम अच्छे से आज देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या होता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो क्रिप्टो के अंदर है और काफी सालों से है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, छोटी सी उनसे गलती हो जाती है कॉइन और टोकन के बीच में डिफरेंशिएट करने में। तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालेंगे कि कॉइन और टोकन के बीच का जो की डिफरेंस होता है वो कौन सा होता है। थर्ड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टॉपिक को हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ टोकन और उनके यूज केस। अभी तक आपने बहुत सारे इथेरियम, बिटकॉइन, पैनोरामा टोकन, ब्लॉकोरा टोकन, बहुत सारे बीएनबी टोकन, इन सब चीजों के बारे में सुना होगा। यूएसडी थीथर है, बीयूएसडी है, यूएसडीसी है। इन सब चीजों का आपने नाम सुन के रखा होगा अगर आप थोड़े से भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो। लेकिन एक्चुअली वो टोकन होता क्या है, उसको हम क्या बुलाएंगे, और उन सब के अलग अलग यूज केसेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक मजेदार स्टोरी से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। अगर आप ऑलरेडी अगर जानते हो इस चीज को, तो आपके लिए आगे इजी हो जाएगा किसी और को समझाना एक स्टोरी के थ्रू। तो इस स्टोरी को अच्छे से अपने दिमाग में आप डालने की कोशिश करना। एक दोस्त होता है जिनका नाम होता है किरण, और एक दूसरा दोस्त होता है जिनका नाम होता है जीशान। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यार बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, चलो कहीं घूम के आते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम वेनिस जाएंगे। वेनिस एक सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है। वहां पे जाएंगे, उसके लिए वो सारा बजट लिस्ट वगैरह सब रेडी करते हैं। और रेडी करने के बाद क्या करते हैं, अब जाने के लिए फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो वो फ्लाइट टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तब क्या होता है कि जो किरण है, उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो फेल हो जाता है और वो फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब इस चीज को किरण ट्राई करते हैं, इस चीज को जब जीशान ट्राई करते हैं, तो जीशान का ट्रांजैक्शन हो जाता है। दोनों ने सेम टाइम पे ट्रांजैक्शन किया, लेकिन किरण का ट्रांजैक्शन क्या हुआ, यहाँ पे फेल्ड हो गया और जीशान का एग्जीक्यूट हो गया। अब जीशान जो है, वो किरण जो है, वो जीशान से पूछते हैं कि भाई आपने ये ट्रांजैक्शन किया कैसे। तो हमारे जीशान जो है वो उन्हें बताते हैं कि सिंपल है यार, मैंने एक तरह की डिजिटल करेंसी का यूज किया जिसको बिटकॉइन बोलते हैं, उसके थ्रू मैंने पेमेंट किया और मेरा पेमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब अब क्या होता है, किरण जीशान से पूछते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी किस चिड़िया का नाम है और ये मार्केट में आई कब। तब जीशान किरण को बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली एक वर्चुअल करेंसी है जिसका रियल वर्ल्ड में तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया पे ये एक डिजिटल पेमेंट के थ्रू यूज होता है। और ये एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इससे आप कोई भी जगह पे लेन देन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, एक वर्चुअल करेंसी होती है। ये वर्चुअल करेंसी 2013 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक बंदे ने बनाई थी और दुनिया को उसने वर्चुअल करेंसी दी थी। अब किरण के दिमाग में एक सवाल आता है, और आपके भी डेफिनेटली आता होगा, कि ये तो सुनने में लग रहा है कि गूगल पे, पेपैल, भीम यूपीआई और नॉर्मल बैंक ट्रांसफर जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है। तब जीशान उनको समझाते हैं कि एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जैसे मैंने बताया, जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होने की वजह से वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के आप ये पेमेंट कर सकते हो। तो अगर इन्होंने उस मर्चेंट को फ्लाइट टिकट के लिए पे किया, तो बीच में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और बिना किसी बैंकिंग सर्वर के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये पेमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ये डिफरेंट है नॉर्मल ट्रेडिशनल पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी के बीच का। अब यहाँ पे जो फ्लाइट टिकट्स बुक करने की फेलियर है, उसके अंदर हो सकता है किरण को कुछ चैलेंजेस आए होंगे, पॉसिबली कुछ चैलेंजेस आए होंगे। उनमें से कौन सा चैलेंज है, एक्सीडिंग ट्रांसफर लिमिट। आप सबके पास बैंक अकाउंट तो होगा ही, राइट। अब बैंक अकाउंट होने पे आपको पता है कि आपको ट्रांसफर अगर किसी को करना है तो बैंक ने वहां पे उसकी एक लिमिट सेट करके रखी हुई है। आप उस लिमिट के एक्स्ट्रा नहीं जा सकते। जैसे गूगल पे में बोलूं तो 1 लाख से ज्यादा कहीं आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है कि बैंक की लिमिट एक्सीड होने की वजह से उनकी टिकट बुक वहां पे नहीं होगी। दूसरी चीज क्या हो सकता है, बैंकिंग सर्वर से किसी ने हैक करके उनका अकाउंट हैक करके सारा पैसा उड़ा लिया होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उस ट्रांजैक्शन फेलियर के पीछे।
और एक चीज जो मोस्ट कॉमन है और मुझे लगता है कि ये हर किसी को होता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज की वजह से, वो क्या है कि हो सकता है कि कोई बैंकिंग का जो सर्वर है वो सर्वर डाउन होगा और उस सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हुआ होगा। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है कि जब बैंक आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे कभी कभी बहुत ज्यादा हाई फीस होती है। अगर आपने बड़ा अमाउंट किया, पैसा आपका ही है, लेकिन बैंक क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्ज करता है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, उस पेमेंट के ऊपर। ऑन दी वेरी अदर हैंड अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन मैटिक, आप जब ट्रांसफर करते होंगे तो हार्डली 0.1 0.2 मैटिक जाते होंगे, 10-20 रुपए के अंदर बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और क्रिप्टो ने सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित इस चीज के लिए किया था कि यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ से बैंक से, इस बैंक से सऊदी के किसी बैंक में या दुबई के किसी बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो पैसे ट्रांसफर करने के टाइम पे क्या होगा, वहां पे एक लिमिट सेट होगी और मुझे बहुत सारे हेडेक से गुजरना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन ऑन द वेरी अदर हैंड, अगर मुझे 1000 बिटकॉइन जिसकी वैल्यू मिलियंस में होती है वो अगर ट्रांसफर करना है तो मैं 5 मिनट के अंदर कर सकता हूँ। तो ये एक चीज यहाँ पे ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम से डिफरेंट है, क्रिप्टो करेंसी की खासियत है कि आप कितना बड़ा भी ट्रांजैक्शन बिना किसी लिमिट के कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, टाइम जो कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आप जाओगे बैंक, वहां से किसी को आरटीजीएस करोगे, फिर इतना सारा टाइम यहाँ पे नहीं लगता और कम से कम टाइम में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल से क्रिप्टो करेंसी का। और कोई भी पेपर वर्क की भेजामारी होती ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आप सिर्फ एक नॉर्मल टैब पे कर सकते हो। और इसको यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट करना है एंड यू आर रेडी टू गो। तो वहां पे हमने देखा कि किरण को इतने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चीजों की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पेमेंट नहीं हो पाया। ऑन दी वेरी अदर हैंड जब जीशान ने ट्रांजैक्शन किया तो फटाफट हो गया, बिना लिमिट के, बिना टाइम के, और इजीली यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए मान लेते हैं तो किरण ने ऐसा पूछा कि ये बाहरी अथॉरिटी के कंट्रोल के बिना काम कैसे करता है। उसके दिमाग में सवाल आया ना कि ये काम किस तरह से करता है बिना कोई बैंक के, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था ना कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके पास एक टोकन है, कोई कॉइन है, वो जब आप किसी को सेंड करते हो तो वो ब्लॉकचेन के थ्रू सेंड होता है। ये बहुत बेसिक है। ब्लॉकचेन के थ्रू सेंड कैसे होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे ही आप कोई, जैसे ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन का नाम ही अगर आप दो हिस्से में बांटो तो ब्लॉक और चेन होता है। ब्लॉक्स की चेन मतलब अलग अलग ब्लॉक्स की चेन होती है जो एवरी सेकंड ब्लॉक्स बनते रहते हैं माइनर्स के थ्रू, और उन ब्लॉक्स के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, और एवरी ब्लॉक्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, किसने किसको ट्रांजैक्शन किया, उसकी वैल्यू, उसके अंदर क्या लिखा था, ये सारी चीजें। हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल वाला सेशन भी हम रखेंगे, उस पर अच्छे से समझेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली कैसे वर्क करती है और कितने तरह की ब्लॉकचेन होती है। बैक टू द टॉपिक, उस स्टोर्ड डेटा वो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के ऊपर होता है। लेजर का मतलब होता है खाता वही। आपने सुना होगा ना कि पहले टाइम पे जो मुंशी हुआ करते थे उनकी एक रेड कलर की बुक हुआ करती थी। उस रेड कलर की बुक के अंदर सारे ट्रांजैक्शन लिखे होते थे कि इसने इतना लिया, इसने उसको दिया। और अभी हम अगर देखें तो हम एक्सेल के ऊपर पूरा लिख के रखते हैं कि इसको इतना पेमेंट, और ये सारी चीजें होती है। वैसे ही डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर वो डेटा स्टोर होता है, पूरा डेटा। अगर आपको 10 साल पहले भी ट्रांजैक्शन देखना है तो ब्लॉकचेन के ऊपर वो दिखेगा। और पूरी दुनिया के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन है तो वो प्रूफ ऑफ वर्क है। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है कि एक कंप्यूटेशनल पावर लगा के वहां पे इस ट्रांजैक्शन को हैश पावर प्रोवाइड की जाती है और उस हैश पावर से ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है। इस तरह से करके ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी कोई ट्रांजैक्शन किया तो उस ट्रांजैक्शन का डेटा इस दुनिया के जितने भी बिटकॉइन के माइनर्स है उनके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, जिनको हम नोड बोलते हैं ना, उस नोड के अंदर स्टोर होता है। और वहां से सिक्योरली उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके आप कोई भी मर्चेंट का पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है। अब
क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्रिप्टो एक्चुअली वर्ड आया कहाँ से। क्रिप्टो करेंसी, करेंसी को हटा के अगर जो क्रिप्टो बचता है ना, क्रिप्टो वर्ड आया है क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज से। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? 0 और 1 का एक एल्गोरिदम कॉम्बिनेशन होता है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यानी ताला खोलना और ताला बंद करना, इस कोड के साथ ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है। इसलिए इसका नाम क्रिप्टो पड़ा था। ये भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर कोई पूछे आपको क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो का नाम आया कहां से, तो इस तरह से होता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज का जो एल्गोरिदम होता है वो सिक्योर करता है इस पूरे प्रोसेस को, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से क्या होता है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो होता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हट जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, आपका फंड और आपका ट्रांजैक्शन कई हद तक सेफ होता है। अब किरण को पता चल गया कि इस तरह से आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके आप भी फटाफट से कर सकते हो। तो उन्होंने भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई किया, उन्होंने भी बिटकॉइन में पेमेंट किया, लेकिन फ्लाइट की जो 20% उनको जो ऑफ मिल रहा था वो अपॉर्चुनिटी उनके पास से चली गई। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉइन और टोकन के बीच का मेजर डिफरेंस क्या होता है। इस चीज को आप लिख के रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आसान है। सबसे पहले मैंने आसान करने की कोशिश की है और मैं समझाऊंगा भी कि किस तरह से होता है। तो इस पे हम हल्की सी नजर डालते हैं कि कॉइन और टोकन के बीच का मेजर डिफरेंस क्या होता है। आप अगर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझोगे और अगर स्क्रीनशॉट लेकर कहीं भी लिख भी दोगे तो आपको आने वाले टाइम में डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी कि हाँ अच्छा ये चीज है, इसको कॉइन बोलेंगे क्योंकि ये इसके पैरामीटर पे ये चीजें है। इसको मैं टोकन बोलूंगा क्योंकि इसके पैरामीटर पे यही है। इस तरह से करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पे नजर डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बिल्ट इनटू अ ब्लॉकचेन नेटिव ओन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कॉइन होता है वो सबसे पहले तो खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता है। मतलब वो उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है। जैसे हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है, तो यहाँ क्या होगा, ये हम कॉइन बोलेंगे क्योंकि वो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। पहले ब्लॉकचेन बनेगी और उसका फिर उसका कॉइन बनेगा। इथेरियम ब्लॉकचेन है, उसका क्या है, ईथर कॉइन है, हमको ये बात पता है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर देखोगे तो टोकन के अंदर बिल्ट ऑन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। सिंपल है, यहाँ पे कॉइन में क्या था कि वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ था, लेकिन टोकन क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पैनोरामा टोकन है, वो पॉलीगॉन चेन के ऊपर एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे, कॉइन नहीं बोलेंगे। दूसरा जो की डिफरेंस होता है वो है रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड स्किल्स टू क्रिएट। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कॉइन बनाना है आपको तो सबसे पहले ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी। और ब्लॉकचेन बनाना इज अ हेल ऑफ अ हार्ड वर्क, ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने मेरे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे हैं जिनकी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में होती है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट टीम के साथ भी मैं मिला हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि पॉलीगॉन चेन जो है, उनके काफी उनमें काम कर चुके बंदों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया था, वो बताते हैं कि ये कितना लंबा प्रोसेस होता है और कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो एक ब्लॉकचेन बनाना और उसके ऊपर खुद का नेटिव कॉइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। ऑन दी अदर हैंड रिलेटिवली इजी टू क्रिएट, मतलब टोकन कोई भी बना सकता है। मैंने मेरे एक हैक वाले वीडियो में मैंने बताया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो कि 2022 से 22 के एंडिंग तक 1,40,000 टोकन्स बने थे। वो फेक टोकन, डमी टोकन की बात कर रहा हूँ, जिनसे लोगों का स्कैम हुआ था। ये सिर्फ स्कैम टोकन्स का था। आए दिन रोज नए नए टोकन्स क्रिएट होते रहते हैं और टोकन बनाना रिलेटिवली बहुत आसान होता है कॉइन बनाने से। थर्ड एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूँ, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू माइनिंग। हम यहाँ पे क्या है, एक बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन दुनिया में कैसे आता है माइनर्स के पास, जब वो कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं तो उनको वो हैश पावर प्रोवाइड करने के बदले में माइनिंग के थ्रू एक बिटकॉइन मिलता है। जितना भी 0.012 बिटकॉइन मिलते हैं उनको माइनिंग में, उतने माइनिंग में बिटकॉइन इस दुनिया में आते हैं। तो कॉइन को माइन करने का जो तरीका होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, वो माइनिंग के थ्रू होता है। ये एक कॉइन्स पहचानने का तरीका है कि अगर वो माइनिंग के थ्रू आ रहा है तो वो कॉइन है। सिर्फ वही नहीं होता, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए उसके लिए। टोकन में क्या होता है, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आईसीओज, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई मैंने एक टोकन लॉन्च किया है जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो मैं उसकी इनिशियल सप्लाई जो है वो लोगों को ऑफर कर सकता हूं कि आप यहां से ले सकते हो और अपने पास रख सकते हो, बाय कर सकते हो।
तो टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है? आईसीयू होता है, इनिशियल फेज में उस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड कॉइन के अंदर क्या चीज होती है कि वो माइनिंग के थ्रू इस दुनिया में आता है, ये भी उसका एक पैरामीटर है। अब हम फोर्थ हमारा पॉइंट देखते हैं, यूज टू स्टोर और ट्रांसफर मनी। कॉइन का जो सबसे मेन काम होता है, टोकन से हटके कॉइन का जो मेन काम होता है, वो स्टोर करने के लिए होता है या ट्रांसफर करने के लिए होता है। अपने जो असेट है उसके पीछे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा कॉइन बनाता हूं जिसके बैक में मैं कुछ चीज रखता हूं जिसकी कुछ वैल्यू है, तो उसको मैं ट्रांसफर करके उसका यूज कर सकता हूं। तो कॉइन का यूज इस तरह से होता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखेंगे कि वैलिड विथ वन मर्चेंट, मतलब कि हमने अगर आज एक टोकन बनाया, फॉर एग्जांपल हमारा पैनोरमा टोकन। अब पैनोरमा टोकन क्या है, उसका यूज केस हम तक ही है। उसका यूज केस क्या है कि हम उसको फीस के तौर पे मिलने वाला है हमको, और रेफरल में और स्टेकिंग में, इन सब चीजों में उसका यूज होने वाला है। तो वो होगा, वो एक ही मर्चेंट पे वैलिड रहेगा, एक ही जगह पे स्टोर होगा, एक ही जगह पे उसका यूज होगा, एक ही जगह पे सर्कुलेट होगा। ऑन दी अदर हैंड बिटकॉइन जो है, जो एक कॉइन है, वो पेमेंट के थ्रू भी आज के टाइम पे यूज हो रहा है। तो कॉइन और टोकन के बीच का फोर्थ ये भी डिफरेंशिएट होता है कि उनके बीच में ये फर्क होता है कि कॉइन जो होता है वो कोई भी वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और टोकन का एक पर्टिकुलर वर्क होता है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होता है। हमारा लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कॉइन की तरफ, कि वैलिड विद एनी मर्चेंट हु यूजेस द करेंसी। जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन अगर किसी के पास भी है तो वो वेराइटी ऑफ यूज कर सकता है पेमेंट के थ्रू, वो पेमेंट से कुछ भी पेमेंट कर सकता है, उसको लिक्विडिटी पूल में डाल सकता है, एनीथिंग ही कैन डू, जो भी वो चाहे। और टोकन का सामने क्या होता है कि उसके वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं, जैसे सिक्योरिटी के लिए यूज हो सकता है, असेट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो सकता है। ये जो मेरा लास्ट वाला पॉइंट है, वैरायटी ऑफ यूजेस, इसको आप ध्यान में रखो। अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ना, मैं उसको आगे समझाता हूं। अब हमारा थर्ड आज का एजेंडा है टाइप्स ऑफ टोकन एंड देयर यूज केसेस। आपने सुन रखा होगा बिटकॉइन, इथीरियम, यूएसडीटी, पैनोरामा, मैटिक, डाई, बहुत सारे ऐसे टोकन्स और कॉइन्स मार्केट के अंदर है। लेकिन एक्चुअली उन टोकन को किन कैटेगरी में आप डालोगे, उन्हें कहते क्या है, और उनका रियल लाइफ यूज क्या है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहला, यूटिलिटी टोकन। बेसिकली यूटिलिटी टोकन होता क्या है? अलाउ यूजर्स एक्सेस सर्टेन सर्विस एंड आइटम, पार्टिसिपेट इन स्टेकिंग एंड लिक्विडिटी माइनिंग, ज्वाइनिंग लॉयल्टी प्रोग्राम, मेक पेमेंट्स। यूटिलिटी टोकन का बेसिकली सादे भाषा में, लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं, इसका मतलब होता है इसका कुछ यूज केस होना, कोई पर्टिकुलर चीज में इसका यूज होना, मतलब इसकी यूटिलिटी होना, उसको यूटिलिटी टोकन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बीएनबी टोकन है, बीएनबी है, बीएनबी कॉइन है, अगर हमको उसको लिक्विडिटी में डालना है, बाइनेंस के ऊपर लिक्विडिटी पूल होते हैं और उसके पे रिवॉर्ड मिलते हैं, माइनिंग रिवॉर्ड, ये सारी चीजें मिलती है, तो वहां पे उसकी एक यूटिलिटी है। आप जब बाइनेंस एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करते हो तो वहां पे बीएनबी को फीस में यूज करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीएनबी टोकन फीस में यूज हो रहा है, बीएनबी कॉइन फीस में यूज हो रहा है, इसलिए उसका यूटिलिटी यहाँ पे बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी टोकन। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि हमारा पैनोरामा टोकन है, वो भी यूटिलिटी टोकन है, करेक्ट। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको फीस के तौर पे और लिक्विडिटी पूल में, यहाँ पे आपको उसको स्टेक करना है, प्लस 3 लेवल रेफरल्स है, प्लस स्टेकिंग प्रोग्राम है, वैरायटी ऑफ यूजेस है। तो उस यूज की वजह से, उस यूटिलिटी की वजह से हम क्या बोलेंगे, पैनोरामा टोकन को यूटिलिटी टोकन है। ये पैनोरामा स्वैप का पैनोरामा टोकन यूटिलिटी टोकन है। तो इस तरह के टोकन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पे लेते हैं इथीरियम, मैटिक है, पैनोरामा है और एक्सआरपी है। मैटिक को हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका भी एक लिक्विडिटी पूल होता है, इसकी भी एक अलग से ही पूरा इकोसिस्टम है, एंड पॉलीगॉन चेन के ऊपर फीस की तरह यूज होता है, इसलिए भी हम मैटिक को यूटिलिटी टोकन बोलेंगे। पैनोरामा आपको पता ही है, और इथीरियम भी आपको पता ही है, गैस फीस के तौर पर यूज होता है, तो उसको हम यूटिलिटी टोकन बोलेंगे। अच्छा, मैं इस इथीरियम को टोकन बोल रहा हूं तो ऐसा मत बोलना पहले कॉइन बोले थे, टोकन बोले थे। टोकन और कॉइन बस डिफरेंशिएट करने के लिए अलग चीज है, बाकी उसको टोकन भी आप बोलोगे, क्योंकि दोनों ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक कोडिंग के थ्रू बने हैं, तो उसको आप टोकन बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हमारे सामने आता है सिक्योरिटी टोकन। अब आगे समझते हैं कि सिक्योरिटी टोकन होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, टोकनाइजिंग रियल वर्ल्ड एसेट्स और एंटरप्राइज शेयर एंड इनेबल यूजर टू इन्वेस्ट इन देम। सिक्योरिटी टोकन जो होता है वो कोई रियल वर्ल्ड असेट को टोकनाइज किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा ये घर बनाया, और मैं चाहता हूं कि मैं इस घर के एक एक रूम को और एक एक कंपार्टमेंट की अथॉरिटी किसी इंसान के पास दूं।
तो मैं क्या करूंगा, अगर वो बंदा फॉर एग्जाम्पल दुबई में बैठा है और मुझे इस रूम की अथॉरिटी उस बंदे के हाथ में देनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टोकन क्रिएट करूंगा जिसके बैक्ड होगा ये रूम, और वो टोकन मैं उसको दूंगा और वो टोकन रिप्रेजेंट करेगा एज अ सिक्योरिटी ऑफ दिस रूम। मतलब उसके पास वो टोकन है, मतलब उसके पास क्या है, एक सिक्योरिटी है इस रूम के, अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास अथॉरिटी है कि वो यहाँ के पूरे को चीज को एक्सेस कर सकता है, और वो अपने आप को संतुष्ट रख सकता है कि हाँ मेरे पास ये टोकन है, तो इस चीज का, इस घर का, इस रूम का मेरे पास क्या है, यहाँ पे अथॉरिटी है, मेरे पास इसका पूरा कंट्रोल है। तो टोकनाइजिंग रियल वर्ल्ड एसेट, मतलब ये रियल वर्ल्ड एसेट है, उसको टोकनाइज करके जो टोकन देते हैं उसको सिक्योरिटी टोकन यहाँ पे बोला जाता है। सिक्योरिटी टोकन के लिए भी हमारे पास एग्जांपल है एक्सआरपी डैश एल्गो। आप जाके इसके बारे में यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं सिक्योरिटी टोकन्स। अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है गवर्नेंस टोकन। अच्छा, ये गवर्नेंस टोकन बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके वेब3 वर्ल्ड के अंदर और बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज है वो गवर्नेंस टोकन को आज के दिन में बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है, क्योंकि इसका यूज केस बहुत इजी है और बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक चीज है, ये टेक्नोलॉजी है। गवर्नेंस टोकन क्या होता है? इट गिव्स यूजर्स द राइट टू प्रपोज आइडिया रिगार्डिंग टू प्लेटफॉर्म एंड डेवलपमेंट एंड वोट फॉर अगेंस्ट द अदर प्रपोजल। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किया, एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी के लिए मैंने नितिन सर को, गिरीश सर को, उनको दोनों को मैंने एक टोकन प्रोवाइड किया जो गवर्नेंस टोकन था। अब कभी भी अगर उनको अपना कोई आइडिया प्रपोज करना होगा, या फिर अगर मैंने कोई आइडिया क्रिएट किया तो वो आइडिया अप्लाई करना है या नहीं करना है कंपनी को चलाने के लिए, उसका वोट करने की पावर ये गवर्नेंस टोकन उसको प्रोवाइड करेगा। मतलब जिनके पास भी गवर्नेंस टोकन है इस कंपनी का, वो इस कंपनी के कामों में इंटरफेयर कर सकता है, या फिर प्रपोजल रख सकता है कि सर आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपको मैं बताऊं तो अगर शेयर मार्केट है, कोई भी कंपनी है, टीसीएस है, उसका शेयर है, तो उस कंपनी की जो इक्विटी में जिनका हिस्सा है, इक्विटी में जो ज्यादातर शेयर होल्डर्स है, उनके पास एक गवर्नेंस पावर होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत है, आप ये कर रहे हो। इस तरह की एक पावर उनको मिलती है, वोटिंग पावर और प्रपोजल पावर, की इस आइडिया को आप कर सकते हो या इस आइडिया को आप रिजेक्ट कर सकते हो। इसके अगेंस्ट में भी वोट कर सकते हो अगर कंपनी के अगेंस्ट में वोट करना है तो। इसी तरह से गवर्नेंस टोकन होता है किसी भी पर्सन को उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पावर देने के लिए, वोटिंग अधिकार देने के लिए गवर्नेंस टोकन का यूज होता है, उसको गवर्नेंस टोकन बोलते हैं। हमारे पास एग्जांपल के लिए है कर्व डाउ है, अभी कर्व फाइनेंस है, वो हो गया, आवे हो गया, और डिसेंट्रलैंड हो गया। डिसेंट्रलैंड का नेटिव टोकन है माना, और बेसिकली ये क्या है, आप जानते होंगे डिसेंट्रलैंड एक वर्चुअल दुनिया है। उसने वर्चुअल मॉल है, उसके अंदर वर्चुअल दुकानें हैं, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा गार्डन है, बहुत सारे रूम्स है। जैसे मेरी एक सोसाइटी है तो वहां पे भी एक सोसाइटी है, और उसको लोग बाई एंड सेल करते हैं। उसके अंदर एक सिस्टम वर्क करता है, उसके अंदर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, और वो इवेंट्स करना, इवेंट्स नहीं करना, उसमें चेंज करना, ये सारी चीजों के गवर्नेंस टोकन जो माना है, वो जिनके पास ज्यादा होते हैं वो वोट करके चेंज कर सकते हैं उस चीज को। तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है गवर्नेंस टोकन, आप जाके और इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब ये हर किसी ने सुन रखा होगा आई एम श्योर, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब इसको कॉपी नहीं कर सकता कोई, बेसिकली नॉन फंजिबल का मतलब ये होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोकनाइजिंग यूनिक आइटम्स एंड अलाउ यूजर्स टू बाय, कलेक्ट और सेल देम ऑन द प्लेटफॉर्म और अदर एनएफटी मार्केट प्लेस। आप सबको पता होगा 2021 के बुल रन में एनएफटीज बहुत हाइप पे थी, आपने सुना होगा। सबसे हाइप पे थी बोर्ड एप क्लब, बोर्ड यास जो थी वो सबसे हाइप पे थी। वो एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी सेम एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाटर बॉटल को, इसका फोटो क्लिक करता हूँ और मैं एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर रखता हूँ, और मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ एक इथेरियम। अब जब एक एनएफटी क्रिएट होती है, OpenSea.com नाम की एक वेबसाइट है, अगर आप चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो, बाय एंड सेल होता है OpenSea। मैं बाद में उसकी लिंक यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो वहां पे क्या होता है कि मैंने अपना एक फोटो, एक आर्ट, कोई पेंटिंग की हो, वो कोई डिजिटल आर्ट कंप्यूटर से बना के पूरा ग्राफिक वगैरह करके, कोई सॉन्ग या कोई वीडियो,
इस चीज को जाके वहां पे टोकनाइज कर दिया और उसके आगे एक वैल्यू लगा दी कि मेरे इस एनएफटी का, इस बॉटल की फोटो की कीमत 1 इथेरियम है। तो उस एक एनएफटी की, इस फोटो का एक यूनिक ब्लॉकचेन के ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी, इसका भी एक हैश होगा। इसलिए ये नॉन फंजेबल है। क्योंकि अगर कोई मान लेते हैं कि लोग जब मैं किसी को ये समझा रहा था तब किसी का एक सवाल आया था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। लेकिन स्क्रीनशॉट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये तो वही हुआ ना कि रियल लाइफ इंसान का फोटो क्लिक किया तुमने। अब रियल लाइफ इंसान में और उस फोटो में बहुत फर्क है। उस तरह से एनएफटी होता है, इसलिए इसे नॉन फंजेबल बोलते हैं। मतलब इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, उसकी एक यूनिक हैश होता है। उससे क्या होता है, आप बाई एंड सेल कर सकते हो। अगर मैं बोर्ड एप का आपको मैं एक बताऊं, तो एक बस बंदर का फोटो था, डिजिटल आर्ट था, उसकी कीमत 30 इथेरियम थी। आज की तारीख में भी जब बियर मार्केट आया उसके बाद उसकी 11-12 इथेरियम प्राइस अभी भी आज के टाइम पे भी है। तो इस तरह के भी टोकन होते हैं जिनकी एक रियल, यहाँ पे एक पूरी दुनिया होती है, वीआर वर्ल्ड होता है जहां पे उनकी एक कीमत होती है, उसको नॉन फंजेबल टोकन बोलते हैं। इसका यूज केस क्या है, मान लेते हैं मैंने एक फोटो करा और मैं इसको ट्रेड करूंगा। ट्रेड मतलब क्या होगा, बाई एंड सेल करूंगा। किसी ने बोर्ड याच वाला अगर 2020 में, 20 के एंडिंग में जब लॉन्च हुआ था तब किसी ने खरीदा होगा, तो उसने उसका हाई प्राइस पे बेचा। और जब बेचा तब उसकी कीमत उतनी वहां पे आ गई कि 30 इथेरियम कीमत है, 20 इथेरियम है। ऐसे अलग अलग पूरे मार्केट प्लेस पे एनएफटीज होती है। एनएफटीज क्या क्या हो सकती है, डिजिटल आर्ट हो सकता है, फोटो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी यूनिक चीज हो सकती है जिसकी अथॉरिटी आपके पास है, उसको क्या बोलेंगे, एनएफटी बोलेंगे। हमारे पास इमेज, ऑडियो, आर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी यहाँ पे एनएफटी में नॉन फंजिबल टोकन हो सकता है। अब ये वाला बहुत ही सिंपल है, पेमेंट टोकन्स यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट। और हमारे पास एक ही क्या कहते हैं, मार्केट का किंग है बिटकॉइन। डिजिटल कमोडिटी पेमेंट मेथड, उसको मैं डिजिटल गोल्ड भी बोलता हूँ। डिजिटल कमोडिटी है, ऑब्वियसली बिटकॉइन मार्केट का किंग है। वो एक पेमेंट के लिए यूज हो सकता है। आज आप सुनते होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जब आप दुबई जाओगे तो वहां पे होंगे सून, वेरी सून G20 में जैसे आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो हो सकता है इंडिया में भी हो। बिटकॉइन यूज करके आप एक सोडा बॉटल ले सकते हो, बिटकॉइन यूज करके आप कुछ भी लैपटॉप, फोन वगैरह कुछ भी बाय कर सकते हो। तो पेमेंट की तरह जो यूज होता है ना, उसे पेमेंट टोकन बोलते हैं। और बिटकॉइन को आप पेमेंट टोकन की तरह यहाँ पे बता सकते हो, जिसको दे के आप कुछ चीज एक्सचेंज कर सकते हो। वो क्या होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू होगा। जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं ना बिटकॉइन को, वैसे पेमेंट की तरह आप उसको यूज कर सकते हो, उसको पेमेंट टोकन बोलेंगे। लास्ट हमारे सामने रहेगा स्टेबल टोकन। स्टेबल कॉइन ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जानते हो कि हम यूएसडी तीथर यूज करते हैं, यूएसडी तेदर यूज करते हैं। वो एक्चुअली है क्या, आपके पास जब 1 USDT आता है, 1 USD तेदर आता है, उसके पीछे $1 बैक होता है। मतलब उस एक यूएसडीटी की वैल्यू $1 के बराबर है लगभग। 0.9998 के आसपास उसका डीपैग होता रहता है वो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल टोकन बोलेंगे। ये ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होते। इसको ज्यादा क्वांटिटी में बाय करने से या सेल करने से उसकी वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। वो स्टेबल टोकन होते हैं, इसलिए उन्हें स्टेबल बोलते हैं। उसके साथ साथ उस जो स्टेबल कॉइन है वो जरूरी नहीं है कि किसी करेंसी से बैक हो सकता है कि उसके पीछे कोई प्रेशियस मेटल भी हो, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। आज मैं 1 ग्राम गोल्ड लेता हूँ और उसके सामने एक स्टेबल कॉइन बना देता हूँ और उसको मैं स्टोर करके रख देता हूँ। तो उस एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू उस 10 ग्राम गोल्ड के बराबर रहेगी, या $1 के बराबर रहेगी, जो मैं उसके पीछे रखूंगा, स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे आप जानते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो रुपया है या यूएस डॉलर है या कोई भी कंट्री की कोई भी यहाँ पे करेंसी है, उसके पीछे बैंक के अंदर, आरबीआई के अंदर गोल्ड रखा हुआ है जो डिफाइन करता है उसकी वैल्यू। इसी तरह से स्टेबल टोकन भी फियाट या कोई प्रेशियस मेटल से बैक्ड होते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे पता चलता है उस पर्टिकुलर स्टेबल टोकन की वैल्यू। यूएसडीसी आप जानते हो, उसके पीछे बैक होता है। आप $1 जब, यूएसडीसी के बारे में आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। यूएसडीटी, यूएसडीसी आते कैसे हैं दुनिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप वहां पे जाते हो और आप अगर $10,000 वहां पे देते हो, तो वो आपको $10,000 के यूएसडीसी देंगे, मिंट करके, बना के खुद देंगे। और वो सर्कुलेट होते हैं, तब तक वो $10,000 उनके पास रखे हुए रहते हैं एज ए सिक्योरिटी।
कि आप इस चीज को अब जाके यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। जब कोई वापस आके उस यूएसडीसी के बदले डॉलर वापस मांगता है $10,000, तो वो $10,000 उनको वापस मिल जाते हैं और जो यूएसडीसी होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। तो आपने आए दिन अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करता हो अगर क्रिप्टो के वर्ल्ड के अंदर, आपने देखा होगा कि न्यूज हेडलाइन आती है कि इतने मिलियन यूएसडीसी बर्न हुए। तो उसका ये रीजन होता है कि वहां पे बाय एंड सेल होता है। तो इस तरह से स्टेबल टोकन यहाँ पे वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई थिंक मैंने बहुत ही मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की यहाँ पे कि मैं आपको समझा सकूं जो बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसे मैं कहता हूँ, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम ब्लॉकचेन से लेके क्रिप्टो के अंदर जितने भी पॉसिबल चीजें हैं वो मैं और नितिन सर आजकल कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हो गए और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में। तो हम इस तरह से इजीली आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक देखने के लिए। आई होप आपकी इस टाइम को मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल सेशन के लिए, तब तक के लिए लॉग आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच शेजाद। आपने आज बहुत ही बढ़िया नॉलेज दिया है कम्युनिटी में, बहुत बड़ा योगदान आप देते जा रहे हैं और आपका नॉलेज हम सभी के लिए योगदान बनेगा। आने वाले दिनों में हम भी आपके जैसे ही क्रिप्टो एंटरप्रेनर बनेंगे। ये हमारी भी मतलब राह आपकी वजह से आसान होने वाली है और हमारे सभी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ये आसान बनता जाए और आपका नॉलेज सभी को यूजफुल हो। इसके लिए मैं अपनी कम्युनिटी की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूं और आज के सेशन को यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।